ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स, व्हाट इज रोबोट, रोबोट है क्या, और डिफरेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू वेरियस इंडस्ट्रीज और वेरियस इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स, हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स and various parts of a robots, various things required to manufacture a robot, its classification, economics, need of robotics, and and the programming, robot programming. So these things we will discuss in this in the upcoming lectures. So before that, let us defining the term robot. robot है क्या, but देखो robot की actual में हम बात करेंगे तो रोबोट को हम कई वेज में डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये जो रोबोट होता है वो दिस रोबोट कम्स अंडर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। हमने स्टार्ट में ऑटोमेशन को स्टडी किया था। व्हाट इज ऑटोमेशन? मीन्स टू ऑटोमेट द थिंग्स जो भी हैं उनको ऑटोमेटिक करना, जिससे वो खुद से चलना स्टार्ट करें, खुद से काम करना स्टार्ट करें, तो वो ऑटोमेशन इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो आपका रोबोट होता है, ये रोबोट जो होता है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का पार्ट है, जिसमें हम कुछ चीजों को प्रोग्राम करेंगे और अकॉर्डिंग टू दोज प्रोग्राम वी विल बी गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस। दोज इंस्ट्रक्शंस विल बी व्हेन कोडेड एंड दोज इन द कोडिंग, एंड द रोबोट विल परफॉर्म द सेम ऑपरेशन व्हाटएवर वी हैव कोडेड इन द रिक्वायर्ड थिंग। सो रोबोट जो है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। अब अगर हम बात करेंगे वेबस्टर्स डिक्शनरी में, तो वेबस्टर डिक्शनरी में जो रोबोट है, उस रोबोट को बोला गया कि एक ऑटोमेटिक अपैरेटस है। रोबोट इज एन ऑटोमेटिक अपैरेटस, या एक ऑटोमेटिक अपैरेटस है, या एक ऑटोमेटिक डिवाइस है दैट परफॉर्म फंक्शंस ऑर्डिनरी एस्क्राइब टू ह्यूमंस। ठीक है, मतलब ये वो फंक्शन करेगा जो लगभग ह्यूमन के जैसे मतलब जो काम ह्यूमन रोबोट को करने के लिए बोलेगा, इट विल वर्क अकॉर्डिंगली और ऑपरेट्स विद व्हाट अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आपका रोबोट है वो रोबोट काम करेगा ह्यूमन के जैसे, या जो ह्यूमन रोबोट को काम करने के लिए बोलेगा वो रोबोट आपका वो वाला काम करेगा। तो वो तो लगभग ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम करेगा, या जो भी काम देंगे रोबोट को, वो रोबोट वो वाला काम करेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोबोट अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स डिक्शनरी। इसके अलावा जो एक फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्रियल रोबोट की, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, RIA, तो उन्होंने ये बोला कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट है वो एक रीप्रोग्रामेबल है। रीप्रोग्रामेबल का मतलब है कि हम उसको प्रोग्राम जो भी बनाया है, जो भी चिप हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम इंसर्ट किया उस रोबोट को चलाने के लिए, उस प्रोग्राम को दोबारा से बना सकते हैं, उसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रोबोट है वो एक रीप्रोग्रामेबल है, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग दोबारा से की जा सकती है, उसकी ऑपरेशन को चेंज कराने के अकॉर्डिंगली। मल्टी फंक्शनल, एक साथ में आपका रोबोट कई काम कर सकता है। मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर मतलब जो भी काम हम देंगे वो उस काम को परफॉर्म करेगा। किस लिए? डिजाइन्ड टू मूव मटेरियल्स, तो जो भी मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को मूव कराने के लिए, पार्ट्स को मूव कराने के लिए, टूल्स को मूव कराने के लिए, और स्पेशल डिवाइसेस को मूव कराने के लिए। किसके द्वारा? थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशंस। ठीक है, पहले से ही हम जो मोशंस हैं उन मोशंस को प्रोग्राम के थ्रू हम उसके अंदर फीड कर देते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के थ्रू जो आपका रोबोट है वो उन सारे फंक्शंस को मैनिपुलेट करेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क। तो बहुत सारे टास्क हैं, उन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, एक मल्टी फंक्शनल रीप्रोग्रामेबल मैनिपुलेटर बनाया है। उसी मैनिपुलेटर को हमने क्या बोला है? रोबोट बोला है। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया? हालांकि एक और डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन लास्ट में और होगी, तो ये तो RIA का अकॉर्डिंगली है। ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है, पहली वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये RIA के अकॉर्डिंग है। कोई भी दो डेफिनेशन आपको लिखनी है अगर आपसे रोबोट के बारे में पूछा जाता है तो रोबोट क्या है? ऑटोमेटिक अपैरेटस है, या एक ऐसी डिवाइस है जो दैट परफॉर्म्स फंक्शन ऑर्डिनरली एस्क्राइब्ड टू ह्यूमंस। ठीक है, तो जो ह्यूमन उसके अंदर फंक्शंस इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंक्लूड करवाएंगे, दोज फंक्शन विल बी डन बाय द रोबोट। ठीक है, या जो रोबोट है ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वर्क करेगा। तो ये पहली डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली।
एक RIA के अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया है, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, तो जिसमें बोला गया कि जो आपका रोबोट है वो रीप्रोग्रामेबल होता है, मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर होता है, जो किसके लिए डिजाइन किया गया है, मटेरियल्स को मूव कराने के लिए, पार्ट्स को मूव कराने के लिए, टूल्स को मूव कराने के लिए। अब वो मूव कैसे कराएगा, वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशंस के थ्रू। जो मोशंस है उन मोशंस को हमने प्रोग्राम्ड किया हुआ है, जिससे कि वो नंबर ऑफ टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट इज अ reprogrammable multifunctional manipulator which is designed to move the materials, parts and some special objects through variable programmed motions for the performance or for performing a number of operations or number of tasks. Moving to the next. Except this, the robot must have some intelligence, means it should have the ability to just identify the things, and which is normally due to the computer algorithm associated with its control and sensing sensor. मतलब जो आपका रोबोट होता है उस रोबोट के अंदर इंटेलिजेंस रहती है। इंटेलिजेंस का मतलब वो चीज़ों को थोड़ा सा फील कर सकता है, मतलब डिसीजन वगैरह ले सकता है, और वो डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर एल्गोरिदम होती हैं, और वो कंप्यूटर एल्गोरिदम होती हैं इनके कंट्रोल के लिए, और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे हमने देखा होगा आप लोगों ने कि आजकल जो कार भी आती हैं, तो जैसे टॉयज आते हैं, जो खिलौने आते हैं, कार में चलते चलते देखा होगा जैसे ही कोई दीवार आती है आगे तो वो रुक जाता है और अपनी डायरेक्शन को टर्न कर लेता है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेंसिंग डिवाइसेस और सेंसिंग सेंसर। सो इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रोबोट जो होता है, हम इंडस्ट्रियल रोबोट को देखो डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं, एक स्पेशल पर्पस भी हो सकता है, एक जनरल पर्पस भी हो सकता है। तो एक इंडस्ट्रियल रोबोट जो होता है दैट विच इज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर कंट्रोल्ड मैनिपुलेटर समझते हो कि नहीं? चीजों को मैनिपुलेट करना, चीजों को परफॉर्म करने वाला बंदा जो होता है। लेकिन वो जो चीजें परफॉर्म करता है वो किसकी थ्रू करता है? दैट वर्क्स बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल। कंप्यूटर से वो डायरेक्टली कंट्रोल रहता है। तो एक जो इंडस्ट्रियल रोबोट है वो कंप्यूटर कंट्रोल रहता है, जिसमें बहुत सारे लिंक्स होती हैं, विच आर लिंक्स, द लिंक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए नंबर ऑफ पेयर्स, ओके, एंड उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ द लिंक इज अटैच्ड टू द बेस while the other links are free, or they may be, those links may be free, or they may be equipped with some other some tools to manipulate the objects or to perform the required operation. तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट है, ये भी एक डेफिनेशन है, यहां से भी या यहां से भी यहां तक, ये भी एक डेफिनेशन है रोबोट की। जो इंडस्ट्रियल रोबोट होता है वो एक जनरल पर्पस मशीन होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर कंट्रोल्ड मैनिपुलेटर होता है, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लिंक्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हुज एटलीस्ट वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड टू द बेस एंड द अदर लिंक मे बी फ्री और मे बी कनेक्टेड टू द कटिंग टूल और टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस, ओके। चलिए, तो अब एक और डेफिनेशन है, मैकेनिकली ए रोबोट, दिस इज द लास्ट, मैकेनिकली ए रोबोट इज कंपोज्ड ऑफ एन आर्म। रोबोट जो होता है उसके अंदर एक आर्म होती है जो कि उसका मेन फ्रेम होता है, एंड अ रिस्ट दैट इज असेंबलिंग प्लस ए टूल। असेंबलिंग रिस्ट क्या होती है? असेंबलिंग प्लस ए टूल। अगर एक असेंबलिंग डिवाइस में जिसमें आप टूल लगा दोगे तो वो आपका रिस्ट हो जाएगी। इट इज डिजाइन टू रीच अ वर्क पीस लोकेटेड विद इन इट्स वर्क वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेफिनेशन यू हैव स्टडीड टिल नाउ एंड यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक डेफिनेशन, ठीक है। तो जो आपका रोबोट क्या है? रोबोट एक रीप्रोग्रामेबल मैनिपुलेटर होता है दैट परफॉर्म्स और वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस और विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस और वट एवर द वर्क डिफाइंड बाय द ह्यूमन, इट परफॉर्म्स दोज वर्क्स असाइन टू दैट। रोबोटिक्स में जो रोबोट होता है उस रोबोट को जो भी काम दिया जाएगा, उसका जो भी क्रिएटर होगा वो वही काम करेगा, ठीक है। या तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम करेगा, या जो पर्सन है वो जो उसका क्रिएटर है वो उसके अंदर उस इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर देगा और उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस की हेल्प से आपका रोबोट काम करना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं कि जो रोबोट है उस रोबोट का जो डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, ठीक है।
हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो जो आपका टर्म रोबोट है, दिस टर्म रोबोट इज डराइव्ड फ्रॉम ए चेज वर्ड। चेज वर्ड है जिसका नाम है रोबोटा। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रोबोटा। रोबोटा का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर। फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर। अब रोबोट है, आपने रोबोट को बोल दिया भाई तुम्हें काम करना है, तो मना थोड़ी ना कर देगा भाई काम करने से। तो वो फोर्सफुली यू आर जस्ट टेकिंग वर्क फ्रॉम द रोबोट फोर्स बाय फोर्सिंग इट। उसको फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, तुम ये काम करो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। ठीक है। सो द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट वाज यूज्ड इन 1921 बाय द चेज नोबलिस्ट कोरल कैपेक। ठीक है। इन इट्स ड्रामा नेम्स रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। ठीक है। तो एक सबसे पहले जो रोबोट था एक चेज नोबलिस्ट था, कोरल कैपेक था, और उसने अपने ड्रामा में जिसका नाम था रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स, उसके अंदर इसको यूज किया गया था। ठीक है। द साइंस फिक्शन राइटर नेम्ड आइजैक एमिसोव हैज कंट्रीब्यूटेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट रोबोट्स स्टार्टिंग इन 1939। मतलब स्टार्टिंग जो रोबोट अब से यूज नहीं कर रहे हैं, 1921 से हम लोग रोबोट को यूज कर रहे हैं। और जो रोबोट है वो रोबोटा से बना है, जिसका मतलब होता है स्लेव लेबर या फोर्स्ड लेबर। और सबसे पहले ये जो रोबोट बनाया गया था या यूज किया गया था वो एक नोबलिस्ट था, चेज नोबलिस्ट कोरल कैपेक, और उसने इसको एक ड्रामा के अंदर, जिस ड्रामा का नाम था रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स RUR, उसके अंदर इसका यूज किया गया था। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारी स्टोरीज बनी इसके ऊपर। इसके बाद इनफैक्ट द वर्ड रोबोटिक्स वाज कॉइन्ड बाय एजिमोव। तो याद रखना है कि ये जो वर्ड था रोबोटिक्स वो किसने कॉइन किया था, तो आपको याद रखना है इट वाज कॉइन्ड बाय एजिमोव। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ए साइंस फिक्शन राइटर नेम्ड आइजैक एजिमोव। आइजैक एजिमोव जो एक साइंस फिक्शन राइटर था, उसने कंट्रीब्यूट किया था ए नंबर ऑफ स्टोरीज। बहुत सारी स्टोरीज उसने लिखी थी रोबोट्स के बारे में, और वो जो स्टार्टिंग हुई थी 1939 के अंदर। और ये जो वर्ड था रोबोटिक्स, वो अगर बात की जाए तो इट इज गिवन बाय एजिमोव। इसकी स्टोरी के अंदर जिसका नाम था रन अराउंडर, द नेम ऑफ द स्टोरी वाज रन अराउंडर। ठीक है। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1942। ठीक है, एजिमोव। तो याद रखना कि जो रोबोट है, रोबोट की हालांकि कॉइन किया गया था चेज वर्ड के थ्रू, रोबोटा के थ्रू, लेकिन और पहला जो रोबोट यूज किया गया था 1921 में बाय चेज नोबलिस्ट कोरल कैपेक ने किया था। बट याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है कि जो भी ज्यादातर डेवलपमेंट हुआ है रोबोट्स के बारे में वो एजिमोव के थ्रू हुआ है। ठीक है। एजिमोव ने ही ये वर्ड कॉइन किया था। कॉइन किया था किसने? एजिमोव ने। तो एजिमोव के 3 लॉज दिए थे उसने। एजिमोव gave 3 laws of robotics. हेलो, इसमें टर्म्स ऐसे ही है सर, ये याद रहेंगे? ठीक है। तो ये जो वर्ड रोबोटिक्स था इट वाज कॉइन्ड बाय एजिमोव। ठीक है। एजिमोव जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर था, और ये ऐसी कहानियां ही लिखता था, साइंस फिक्शन वाली कहानियां लिखता था। उसके अंदर इसने कल्पना की थी रोबोटिक्स की, और उस वर्ड को कॉइन किया था। ठीक है। उसने एक स्टोरी लिखी थी रन अराउंडर, उस रन अराउंडर की बात करनी है। ठीक है। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1942। 1942 की बात हो रही है, जब आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला आंदोलन हुआ था उस टाइम। तो एजिमोव जो था उसने 3, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर था, उसने 3 लॉज दिए थे रोबोटिक्स से रिलेटेड। 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स थे, वो आपको याद रखने हैं। इट मे बी आस्क्ड। सो देयर वर एजिमोव गिव 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स एंड दे आर। तो जो रोबोटिक्स या जो रोबोट आप बनाओगे, उस रोबोट को बनाते टाइम आपको 3 चीजें माइंड में रखनी है। पहली चीज तो ये रोबोट मस्ट नॉट इंजर ए ह्यूमन बीइंग। पता चला कि एक रोबोट आपने बना दिया और उसने ह्यूमन बीइंग को इंजर कर दिया। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी रोबोट 1, देखिए, वो इंसान उसको, रोबोट को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि जो उसका क्रिएटर होता है वो उसी पे चाकू से हमला करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है। इतने सारे उसको कमांड एक साथ दे दिए जाते हैं कि रोबोट पागल हो जाता है और वो कुछ उल्टा करने लगता है। ठीक है। तो वही है कि रोबोट ऐसा बनाओ कि वो इंसान, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसको इंजरी ना करे, उसको कोई भी हानि ना पहुंचाए, और थ्रू इन एक्शन अलाउ ए ह्यूमन टू बी हार्म।
तो ये है कि पहली बात तो ये है कि रोबोट जो है वो ह्यूमन बीइंग को मतलब इंजर ना करे, या उसके एक्शन की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उनको कोई भी हानि हो, ऐसा रोबोट नहीं बनाना है। दूसरा, ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन बाय ह्यूमन। मतलब जो रोबोट है, मैंने रोबोट की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो मैंने बोला था कि इट परफॉर्म्स द फंक्शन एस्क्राइब्ड बाय द ह्यूमन बीइंग और इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये मैंने पहली डेफिनेशन में बताया था। ये रोबोट क्या है? इट इज ए प्रोग्रामेबल मशीन और इट इज एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन विच परफॉर्म द functions ascribed by the human being or which works according to the human intelligence। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो ये बोला है कि एक जो रोबोट होना चाहिए, इट मस्ट ओबे द ऑर्डर दोज गिवन बाय द ह्यूमन के ऑर्डर को मतलब फॉलो करे, लेकिन पहली वाली कंडीशन को भी फुलफिल होना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने बोला है कि भाई ह्यूमन जो होना चाहिए, मतलब जो रोबोट हो वो ह्यूमन को हानि नहीं पहुंचाए, लेकिन दूसरे वाले लॉ में बोला कि जो रोबोट हो वो रोबोट ह्यूमन का जो भी ऑर्डर होगा उसको फॉलो करे। अब पता चला कि जो रोबोट किसी पर्सन ने बनाया, बोला कि तुम्हें लोगों को मारना है, तो लोगों को मारना ये रोबोट का जो पहला लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको वायलेट कर रहा है, इसीलिए उन ऑर्डर्स के बारे में नहीं, उन ऑर्डर्स को छोड़ देंगे व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ। अगर ये फर्स्ट लॉ के साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। द रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन बाय द ह्यूमन। ऑर्डर को तो मानेगा, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के साथ होगा तो उस ऑर्डर को भी नहीं मानेगा। अगर किसी ने बोला कि इसका मर्डर करना है रोबोट से, तो रोबोट को ये मतलब अधिकार नहीं है उसके अंदर, ठीक है, पावर नहीं है उसके पास। थर्ड लॉ है, ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। मतलब ये है कि जो रोबोट है वो रोबोट के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है? दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और सेकंड लॉ। अब ऐसा ना हो कि रोबोट अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरों को मार दे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ह्यूमन को कोई नुकसान ना हो, रोबोट के साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड लॉ, तो ये है 3 लॉज हैं। इन 3 लॉज में बताओ किसको कोई दिक्कत है तो बताओ। देयर वर 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स दैट वाज गिवन बाय एजिमोव। हाँ जी, These laws helps to create और डिजाइन अ रोबोट। जब भी एक रोबोट की डिजाइनिंग करोगे तो आपको ये 3 जो रूल्स हैं, 3 जो लॉज हैं, इन लॉज को माइंड में रखना है। जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के भी फर्स्ट लॉज हैं या सेकंड लॉज जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं स्टेटमेंट, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि रोबोट का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये तो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि किस तरीके से है। अब देखो, इन बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं रोबोट्स के ऊपर, कुछ पिक्चर्स, सम पिक्चरिंग रोबोट्स ए फ्रेंडली सर्वेंट्स, अदर थिंग्स दीज हैव फीचरिंग देम एज अ प्रीडेटर। ये सब बहुत सारी मतलब मूवीज भी आती है, ट्रांसफॉर्मर, ये सब कई मूवीज भी आई हैं, तो वो भी एक तरीके से रोबोट्स से रिलेटेड ही है, ठीक है। इन मूवीज का जो नाम है, देखो उसमें नाम भी दिया गया है रोबोटिक्स रिलेटेड जो है। स्टार वॉर्स है, द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, स्पेस ओडिसे एंड द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का तो कई सीरीज भी आई थिंक, है ना भाई? कौन है इसका? जॉर्ज आर्नोल्ड, है ना, इसी की मूवी है ना टर्मिनेटर, आई थिंक, ठीक है। अब जो इनिशियली जो रोबोट हम लोगों ने डिजाइन किया गया था, दैट रोबोट द इनिशियल डेवलपमेंट वर ऑफ द क्रूड डिजाइन, बट फास्ट डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस ओवर सिंस। मतलब पहले तो कोई भी डिजाइन बना दी थी हम लोगों ने रोबोट की, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी डिजाइन में चेंजेस होते गए। इसी तरीके से बहुत सारी जनरेशन डेवलप हो चुकी है रोबोट्स की। तो इस टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 5th जनरेशन रोबोट्स चल रहे हैं, ठीक है। 4th जनरेशन रोबोट चल रहा है, टेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हम अब की बात करेंगे तो 2022 चल रहा है, तो ये 5th जनरेशन रोबोट्स की बात हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन है, डिफरेंट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन अभी करंटली चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में
किस जनरेशन के रोबोट्स मार्केट में। अब अगर किस जनरेशन के हैं तो इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो रोबोट्स आते थे उसके अंदर क्या क्वालिटी होती थी, सेकंड जनरेशन के रोबोट आई उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द वेरियस जनरेशंस ऑफ रोबोट, एक्सप्लेन ईच इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड करेंटली विच जनरेशन ऑफ रोबोट्स इज इन पिक्चर इज वर्किंग, ठीक है। अभी कौन सी जनरेशन रोबोट की मतलब काम कर रही है तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन रोबोट क्या थे। देखो ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो रोबोट्स थे इनको हम बोलते थे प्ले रोबोट्स, ठीक है, प्ले रोबोट्स। और ये जो रोबोट्स थे फर्स्ट जनरेशन रोबोट वो 1960 से 1980s के बीच के टाइम की बात हो रही है। इन रोबोट्स को हम प्ले रोबोट्स भी बोलते थे। जनरली वो जो रोबोट्स होते थे वो जनरली रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते थे, लाइक टू स्प्रे पेंटिंग फॉर द स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या करना है, उनको बस प्रेस करना है, प्लेट जो आएगी ऑटोमेटिकली प्रेस को प्लेस करना है, फोर्स लगाना है, फिर फोर्स हट जाएगा, फिर दोबारा से प्लेट आएगी, इस तरीके से मतलब स्पॉट वेल्डिंग। तो मतलब सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सो दे वर बेस्ड ऑन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनिशियल जनरेशन के जो रोबोट थे फर्स्ट जनरेशन के, वो जो रोबोट्स थे उनको हमने प्ले रोबोट बोला। और वो जो प्ले रोबोट थे वो 1960 से 1980 मतलब 1960 से 1980 के आसपास के टाइम पर रहते थे, और जो कि रिपीटेटिव टास्क होते थे उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते थे। और वो जनरली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर बेस्ड होते थे। उन्हें कोई भी फीडबैक से मतलब नहीं था, जो काम उन्होंने कर दिया, अब कैसा हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं था उनको, ठीक है। तो इसमें आपको पॉइंट में लिखना है फर्स्ट जनरेशन रोबोट, तो आपको लिखना है दीज रोबोट्स कम्स इन falls in the time period from 1960 to 1918. These robots was called as play robots, and those play robots that perform the repeated task, इनका एग्जाम्पल लिख देना है। और इसके अलावा इट बेस्ड ऑन व्हिच टाइप ऑफ कंट्रोल वाज देयर, ओपन लूप और क्लोज लूप, ये एक 3-4 पॉइंट इसके अंदर लिखते हैं। सेकेंड जनरेशन का रोबोट आया जो कि 1980 से 1990 के बीच में आए थे। ये जो रोबोट थे दीज रोबोट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन एग्जिस्ट इन द टाइम पीरियड फ्रॉम 1980s to 1919। और इन दिस वी विल बी ट्राइंग टू यूज द sensors and closed loop control system with position and velocity control. So first time we used sensors, suitable sensors in the second generation of robots. Those senses some input parameters and act accordingly while using closed loop control system. Closed loop control system means a control system having some feedback system, and with the feedback they can control the position, they can control the velocity. ओके, सेकेंड जनरेशन आ गया। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। सो दीज रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री नाउ, हालांकि अभी भी इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं, एंड आर इनकॉर्पोरेटेड विद सम एडवांस्ड सेंसर्स। सेंसर्स तो हैं बट सम विजन सिस्टम ऑल्सो, सम एडवांस सेंसर एंड सम विजन सिस्टम्स ऑल्सो। सो दीज आर द थर्ड जनरेशन रोबोट्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन आ गया 80 से 90, और इसके अलावा फिर 90s के आसपास की मतलब फर्स्ट जनरेशन 60 से 80, दूसरा 80 से 90 के बीच में, और ये 90 से 90 के बाद की कुछ जनरेशन है जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया, कुछ सेंसर्स, एडवांस सेंसर को यूज किया और कुछ विजन सिस्टम को भी लगाया गया। विजन सिस्टम मतलब टीवीज वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर, स्क्रीन मतलब वहां पे लग चुकी है रोबोट्स के अंदर। फोर्थ जनरेशन रोबोट्स क्या है, हालांकि फोर्थ जनरेशन स्टेज स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज एंड shall have even have more advanced sensor using which a robot will be able to reprogram itself with a change in its environment। हालांकि देखो ये जब बुक मैंने खरीदी थी उस टाइम की बात हो रही है, ये हो चुके हैं डेवलप्ड, ये जो रोबोट्स हैं वो डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये बुक काफी पुरानी है, दैट्स वाई शायद 2010 के आसपास की है, तो ये उस टाइम की बात हो रही है। लेकिन अभी फोर्थ जनरेशन वाले जो रोबोट्स हैं वो बन चुके हैं, और इसमें क्या है, इसमें कुछ एडवांस सेंसर भी यूज किए जाएंगे, और जो एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कहीं अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स दे कैन रीप्रोग्राम देमसेल्व्स। फिफ्थ जनरेशन के हैं, तो ये जो है स्टिल इन डेवलपमेंट की बोल देना है। दिस टाइप ऑफ द फोर्थ जनरेशन रोबोट्स
have having even more advanced sensors and will be sensors using which a robot can be programmed, will be able to do program itself within a change in its environment. जैसे environment change होगा ये अपने आप को change कर लेंगे उसके accordingly. Fifth generation robot होगा which are at the conceptual stage, means they have some human intelligence or some use of some artificial intelligence. आप लोगों ने देखा होगा आज के जो रोबोट्स होंगे, एक रोबोट था कहाँ जो IIT बॉम्बे में भी आई थी, क्या नाम था, सोफिया आई थिंक, है ना? यस सर, सोफिया करके तो वो फिफ्थ जनरेशन रोबोट था. तो एट अ कंसेप्चुअल स्टेट मींस दे हैव आल्सो डेवलप्ड एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर बाय 2020. तो 2020 में आ चुका है ये बुक हालांकि पुरानी है, दैट्स वाई. तो यू कैन से सो दीज रोबोट्स हैव सम आर हैविंग सम ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस टू टेक द डिसीजंस एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो ये अभी फिफ्थ जनरेशन तक के रोबोट्स की बात कर रहे हैं. फिफ्थ जनरेशन रोबोट हमारे हो चुके हैं. अब अगला सिक्स जनरेशन के रोबोट होंगे, उसमें क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन मैंने बता दिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ जनरेशन भी हो गया. उससे पहले जो नॉर्मल आते थे उसमें थोड़े एडवांस सेंसर होंगे और वो खुद के अंदर रिप्रोग्रामेबल कैपेसिटी होगी. फिफ्थ जनरेशन के रोबोट जो आजकल पिक्चर में है, हम लोगों ने देखा है, उसके अंदर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और टू टेक डिसीजन, ये और डिसीजन के अकॉर्डिंगली वो प्रॉब्लम को सॉल्विंग टेक्निक्स भी हो सकती हैं. उससे आप क्वेश्चन पूछोगे, इट कैन आंसर. ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी है और क्वेश्चन की आंसर भी दे सकते हैं. सो दीज टाइप्स ऑफ रोबोट्स आर फिफ्थ जनरेशन. तो पहला क्वेश्चन था, आपको याद हो गया कि फर्स्ट जनरेशन जो रोबोट थे वो 1960 से 1980 के बीच में थे. करेंटली जो पहली बार जो सेंसर हमने यूज किए वो सेकेंड जनरेशन रोबोट्स में सेंसर्स यूज करना स्टार्ट किया. करेंटली जो रोबोट्स यूज है मार्केट के अंदर वो आपके फिफ्थ जनरेशन रोबोट्स काम कर रहे हैं, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है दैट दे कैन टेक द डिसीजन और दे कैन वर्क, दे आर हैविंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, ठीक है. तो जो आपके रोबोट्स हो गए और जो एनसी मशीन्स हो गए, दीज आर ए पार्ट ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. Sometime it is important to know the difference between a robot and the NC machine. तो NC machine में और robot में क्या difference है, important है, may be asked in the exam. देख लेते हैं जल्दी जल्दी से. तो a robot is lighter and more portable equipment than NC machine. पहली बात तो ये है कि robot जो होता है वो light होता है, NC machine heavy होती है. दूसरा, robot आपका portable होता है, NC machine को portable उतनी नहीं होती. And robot technology is much more advanced than the एनसी टेक्नोलॉजी. तो एनसी टेक्नोलॉजी से आपके रोबोट टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा एडवांस होती है. अनलाइक एनसी मशीन, रोबोट मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर एज इट्स कंट्रोलर. एनसी मशीन में हालांकि कंप्यूटर का वो नहीं होता यूज, लेकिन हमारा जो रोबोट होता है उसके अंदर कंप्यूटर को ही अपने कंट्रोलर की तरह यूज कर सकता है. ठीक है. तो इन केस ऑफ रोबोट ऑनलाइन प्रोग्रामिंग इज पॉसिबल, जबकि एनसी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऑफलाइन प्रोग्रामिंग भी इज डन. जनरली जो है ऑफलाइन प्रोग्रामिंग की जाती है, आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते. एंड रोबोट्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद द एडवांस सेंसर्स एंड इंटरपोलेटर्स. जबकि तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को. एनसी मशीन्स फिक्स होती है लगभग एक प्लेस पर, जबकि रोबोट आपका फिक्स हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है. एनसी मशीन्स आर जनरली यूज्ड फॉर मशीनिंग पर्पजेज, जबकि आपका रोबोट जो होता है पिकअप मतलब पिक इन प्लेस, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकता है. असेंबल करने के लिए यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फंक्शन. जबकि मशीनिंग के लिए जो एनसी मशीन्स होती है वो जनरली मशीनिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. एनसी मशीन्स हैज अ बॉक्स टाइप एमसीयू along with the machine tool hardware, जबकि रोबोट मैनिपुलेटर इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म. तो जो आपका मशीन टूल होता है उसमें कटिंग टूल या मशीन टूल लगा होता है, इसमें एक एमसीयू की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रोबोट के अंदर एक आर्म होती है हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शंस करेगी. पेंटिंग वगैरह जो भी काम होंगे वो सारे एंड में लगे रहते हैं. ठीक है. एनसी मशीन्स मेक द यूज ऑफ पोजिशनिंग एंड वेलोसिटी सेंटर. इसमें एनसी मशीन में पोजिशन सेंटर और वेलोसिटी सेंसर्स होते हैं. तो लेकिन जब जो रोबोट है, रोबोट के पास इन सेंसर्स के अलावा कुछ और चीजें होती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम पोजीशनिंग एंड वेलोसिटी सेंसर, मतलब किस वेलोसिटी से आपका रोबोट मूव करेगा, कितनी पोजीशन से कहाँ कहाँ जाना है. इसके अलावा द रोबोट्स में हैव सम टेक्टाइल सेंसर, विजन सेंसर, रेंज सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर. अब बोलोगे सर ये सेंसर क्या होते हैं, तो अभी आप लोग आगे डिस्कस करोगे कि कितने टाइप ऑफ सेंसर भी कितने टाइप के सेंसर जो हम हैं यूज करते हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में. तो आपको याद रखना है विजन सेंसर, रेंज सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये टेक्टाइल सेंसर. ये सेंसर जो होते हैं वो ये सेंसर्स के टाइप्स हैं.
ठीक है। तो पोजीशन वेलोसिटी सेंसर के अलावा टैक्टाइल सेंसर, रेंज सेंसर, ये टाइप के सेंसर भी हम यूज करते हैं। एनसी मशीन्स में हैव लोड लिफ्टिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लोड उठा लिया और एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, नहीं। जबकि रोबोट के अंदर एक टिपिकल जो रोबोट होगा वो 1000 kg लोड तक उठा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पज से उसको डिजाइन किया गया है। एनसी जो मशीन्स हैं वो ज्यादा स्पेस को एक्वायर करती हैं, जबकि रोबोट आपका लगभग कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनसी मशीन्स कैन नॉट अडेप्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट सच एज टेम्परेचर चेंज और डस्ट चेंज। तो ये टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज नहीं कर सकते हैं अपने आप को एनसी मशीन, जबकि रोबोट्स के अंदर एबिलिटी होती है दैट इट कैन वर्क इन इट change itself according to the working environment, and they are programmed with the judgmental ability. They can reprogram themselves according to the environmental condition, according to the external conditions. ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस भी जल्दी देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोबोट्स इन द इंडस्ट्रीज। तो देखो हालांकि नहीं, ये जल्दी से कर लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ हेडिंग से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोबोट्स इन इंडस्ट्री, हाँ हो जाएगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो देखो एडवांटेजेस क्या है रोबोट्स को यूज करने की। तो देखो टेक्निकली जो भी कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ये बहुत सारे रोबोट्स वहां पर यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में, और चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो या कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में हो। इसीलिए तो क्योंकि उनका बहुत सारा एप्लीकेशंस इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट्स का वो भी होता जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एलेक्सा, ठीक है, इस टाइप्स की कुछ ये चीजें आ गई हैं, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही वो कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ जाते हैं हमारे पास कॉल से। तो वो सब इसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। देखो क्या है, पहली बात तो क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है रोबोट्स को यूज करने के। पहला, रोबोट्स ऑफर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो रोबोट्स हैं, अगर मैंने बोला कि आपको एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है। जब वर्कर जाएगा तो भाई यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसे टाइम लगेगा, पहली बात तो, और दूसरा उस एफिशिएंट वे में नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वर्कर को पैसा भी देना पड़ेगा, साथ के साथ उसकी एफिशिएंसी भी उतनी नहीं रहेगी। मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो अच्छे से करेगा ऑब्जेक्ट को ले जाना, लेकिन उसके बाद वो बोर होने लगेगा। जबकि रोबोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रोबोट्स में पहला है कि द रोबोट ऑफर रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, इट कैन ऑपरेट इन हैजार्डस एंड हेजिटाइल एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, मतलब जो हजार्डस एनवायरनमेंट है उसमें भी ये काम कर सकता है। जबकि अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो उसकी जो स्किन है वहां पे हो सकता है इन्फेक्शन के चांसेस जो भी हैं, डेंजरस जोन होगा वहां पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हजार्डस एनवायरनमेंट में इजीली काम कर सकता है रोबोट, और इट कैन ऑपरेट इन दोज विदाउट एनी एक्सीडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, देयर इज नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है उसमें रोबोट की जान भी चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से रिपेयर हो जाएगा। थर्ड है, रोबोट्स ऑफर इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन क्वालिटी। मैंने बोला था कि जो एफिशिएंसी रोबोट की इनिशियल स्टार्टिंग में रहेगी, द सेम एफिशिएंसी ही विल वर्क ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड। जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें वो उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, इसीलिए उसकी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी हो जाएगा, बोर्डम वहां पे खत्म हो जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये भी है, इम्प्रूव प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगा वर्क, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा यूज ऑफ रोबोट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि वेस्ट लॉस के चांसेस हैं, या मैंने बोला था कि वो एफिशिएंटली काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। रोबोट्स एनेबल इंप्रूव्ड मैनेजमेंट कंट्रोल इन CIM एनवायरनमेंट। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो रोबोट्स का मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स कैन रिकॉर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर व्हाट इट बीइंग डन, मतलब उनको क्या करना है ये सारा उनकी मेमोरी में रहता है, तो मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं होगी। उन्हें पहले से फिक्स्ड है माइंड में कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाना है, तो ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी इन हिज माइंड एंड ही विल वर्क अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। बाई चांस अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, पता चला उनको 10 काम बोल दिए तो वो भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ये भी है, मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इंडस्ट्रियल रोबोट्स मीट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड, तो ये सारी चीजों को मेंटेन करेंगे, सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ह्यूमन बीइंग
विल ऑफन वायलेट ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस। ह्यूमन बीइंग अगर है तो वो जनरली वो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसको वायलेट करता है। जैसा भी अगर मैं आपसे बोलूँ मास्क पहनो तो जनरली कई लोग मना करेंगे, लेकिन उसको एक बार पहना दिया तो उसी में काम करेगा। ठीक है, विल नॉट वियरिंग प्रोटेक्टिंग हेलमेट्स और गॉगल्स एक्सेट्रा, बट सिंस रोबोट्स ओबेज द कमांड विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, क्योंकि मैंने बोला था स्लेव लेबर है भाई, ठीक है, बंधुआ मजदूर है वो, उसे कुछ भी करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो द सेम थिंग्स इज हियर, इट विल मीट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, सो ड्यू टू दीज एडवांटेजेस रोबोट्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो आपको पता है क्या नहीं है। ठीक है, देखो जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस के हिसाब से हमें काम करना होता है तो वो रोबोट नहीं कर सकता। अगर मान लिया कहीं से कोई लीकेज हो रहा है तो, या उस पर कभी कभी पे जब भी माइंड से काम लेने की बात करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात होती है, तो कभी कभी रोबोट्स फेल हो जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में कोई गलतियां हो गई तो वो पूरा प्रोडक्शन ही गलत हो जाएगा। अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो वहां पे वो चेक कर सकता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। रोबोट टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी, रिपीटिशन, व्हाट आर दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए ओके।